हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक है और आज मैं आपको चैप्टर सेल का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने पुरानी वीडियोस में पार्ट 1 डिस्कस किया था और पार्ट 2 जिसमें मैंने आपको सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप वो वीडियो लिंक से देख सकते हैं। आज मैं आपको पार्ट 3 में यूकैरियोटिक सेल्स और उससे एसोसिएटेड ऑर्गेनेल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में भी बताया था कि ये वो सेल्स होते हैं जिनकी न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है और मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ओके, इनकी न्यूक्लियस कैसी होती है? वेल डिफाइंड एंड मेम्ब्रेन बाउंड। और आपको ये याद रखना है कि न्यूक्लियस जो होती है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ना कि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। और ये यूकैरियोटिक सेल्स की डेफिनेशन का पार्ट है कि दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड इज मेम्ब्रेन बाउंड। उसके बाद इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इसके एग्जांपल्स हैं, लिख लीजिएगा, ये एमसीक्यू बनता है आपका। इसके एग्जांपल्स हैं ऑल प्रोटिस्टा, जैसे कि यूग्लिना, एमीबा, और भी बहुत सारे हैं। जो भी होंगे सब इसी में आ जाएंगे। प्रोटिस्टा के सारे लोग, ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड ऑल फंगाई, ये जितने भी हैं वो सब आपके यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। मतलब कि फंगस के भी हर एक सेल की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगी, एनिमल के भी हर एक सेल की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगी, प्लांट्स के भी और प्रोटिस्टा के भी। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स की और क्या डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी सारे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड हो रखा होता है। और उन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं? उन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज। तो ऑर्गेनेलीज क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिविजन्स इन द साइटोप्लाज्म एंड दे आर मेम्ब्रेन बाउंड। ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं? मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। और इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनेलीज के? जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, परऑक्सीजोम्स हो गए, लाइजोसोम्स हो गए, वैक्यूल्स हो गई, ये सारी की सारी ऑर्गेनेलीज हैं। और ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या है यूकैरियोटिक सेल्स में? राइबोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स जो है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, पर ये ऑर्गेनेलीज होने के बावजूद भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यू में पूछते हैं कि क्या तुम्हारे को दो ऑर्गेनेलीज पता है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाने के बावजूद भी आपकी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं? तो उसका आंसर आपको टिक करना है राइबोसोम्स और सेंट्रियोल्स। और प्रोकैरियोटिक में तो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बताया था, इनमें तो कोई सी भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, ना लाइजोसोम्स वगैरह, ना माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ भी नहीं होते ही नहीं है पहली बात तो। पर अगर होंगे भी तो कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, जैसे राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ओके। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमारे को क्या बात बतानी है कि इनका जो लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है बात, क्योंकि एमसीक्यू बन सकता है कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जेनेटिक मटेरियल इनका नेक्ड नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक्स में जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उनके पास होती ही नहीं है। पर इनके पास क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है, इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल नेक्ड नहीं होता है और वो ऑर्गेनाइज्ड हो रखा होता है। किसकी शेप में? क्रोमोसोम्स की शेप में। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब इनडायरेक्टली आप जेनेटिक मटेरियल को देख रहे हैं किसी भी यूकैरियोटिक सेल के। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि यूकैरियोटिक सेल्स का जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो रखा होता है? तो आंसर है क्रोमोसोम्स। ओके। अब आप ये देख सकते हैं, ये एक डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल का। मैं बस आपको दिखा रहा हूं, अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि इनकी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और जो भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड है। आप देख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, जैसे आपको ये मेम्ब्रेन बाउंड है। उसके बाद आपको ये लाइसोसोम्स दिख रहे हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। गोल्गी एपरेटस है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड है। सिर्फ दो ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। एक ये आपके राइबोसोम्स हो गए, नाम में भी लिखा है इन्होंने फ्री राइबोसोम। और एक ये आपका सेंट्रियोल हो गया जो कि आपका मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इवन वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई भी ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी, ये बात आपको याद रखनी है।
उसके बाद क्वेश्चन बनता है, आर ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल? तो आंसर है नो, कोई भी यूकैरियोटिक सेल्स आपस में आइडेंटिकल नहीं होते हैं। कैसे, मैं आपको प्रूफ करके बता सकता हूँ। जैसे कि हर एक की अलग अलग शेप और साइज होती हैं। नर्व सेल्स जो होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो कितने लॉन्ग और ब्रांच्ड होते हैं, और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बाइकॉनकेव इन शेप होते हैं और कितने छोटे होते हैं। तो वो दोनों भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं, पर वही आइडेंटिकल नहीं है। और भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स में प्लास्टिड्स होते हैं, सेल वॉल होती है और वैक्यूल्स होती है, जबकि एनिमल सेल्स में ये नहीं होती हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्लांट्स के सेल्स भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं और एनिमल्स के सेल्स भी यूकैरियोटिक सेल्स हैं। मतलब दोनों के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और अच्छी सी मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है। बट कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि प्लांट्स के यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती हैं और एनिमल्स के यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलती हैं। या फिर कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो कि एनिमल के यूकैरियोटिक सेल में मिलती हैं पर प्लांट्स के यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलती हैं। इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आपने यूकैरियोटिक सेल देखा तो इसके अंदर सारी ऑर्गेनेलीज मिलेंगी। ऐसे नहीं होता है। किसी प्लांट सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज मिलती हैं और किसी एनिमल सेल्स के अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं जो कि दोनों में मिलती हैं। दोनों में जो मिलती हैं उनके एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका लाइजोसोम्स हो गए, या फिर आपका न्यूक्लियस हो गई। तो न्यूक्लियस इज नॉट एन ऑर्गेनेली, बट वो हर एक प्लांट और एनिमल सेल्स में मिल जाएंगी। बट कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में मिलेंगी, जैसे कि प्लास्टिड्स, सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं मिलती हैं, और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स भी जो है वो ज्यादातर आपकी प्लांट सेल्स में मिलती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। एनिमल सेल्स में मिल सकती हैं आपको, बट बहुत ही छोटी मिलेंगी, बहुत ज्यादा छोटी। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो यूकैरियोटिक सेल्स भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं ऑर्गेनेलीज वाइज। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको कि एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स व्हिच इज ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ऑल प्लांट सेल्स। ये भी एक सेंट्रियोल्स भी एक ऑर्गेनेली है, और ये ऑर्गेनेली सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलती हैं, ना कि प्लांट सेल्स में। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। मैं एक बार फिर से समरी में बता देता हूँ कि एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, बट कुछ ऑर्गेनेलीज जो हैं वो ऐसी हैं जो दोनों में मिलेंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, लाइजोसोम्स हो गए आपके, पेरोक्सिसोम्स हो गए। पर कुछ ऑर्गेनेलीज हैं जो एक में मिलेंगी और दूसरे में नहीं मिलेंगी, जैसे कि प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं, और सेंट्रियोल्स जो है वो सिर्फ एनिमल्स में मिलते हैं। और ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो आपको याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू पूछ लेते हैं कि कौन सी ऑर्गेनेलीज सिर्फ एनिमल सेल्स में मिलती हैं। तो उसका आंसर है सेंट्रियोल्स। ओके, उसके बाद अब हम सेल वॉल की बात करेंगे, और मैं ये अब सेल वॉल की जो बात करने वाला हूँ वो यूकैरियोट्स की करने वाला हूँ। प्रोकैरियोट्स की बात मैंने पुरानी वीडियो में ही कर ली थी। और जैसे कि आपको अभी मैंने पहले ही स्लाइड में भी दिखाया कि सेल वॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये किस में मिलेगा? प्लांट सेल्स में। किस में मिलता है? प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक होने के बावजूद भी ये स्ट्रक्चर हमारे को एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है। ओके, तो अब मैं ये प्लांट्स की बात कर रहा हूँ कि प्लांट की सेल वॉल कैसी होती है। ठीक है, या उससे नीचे जो भी ग्रुप्स हैं उनकी। तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सेल वॉल कैसा होता है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और ये आउटर कवरिंग बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंगाई में और आपके प्लांट्स किंगडम में। मतलब जितनी भी आपकी फंगाई हैं और आपके प्लांट्स हैं, उनको सबसे पहली जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसके बाद एक और लेयर कवर करती है, उसी लेयर का नाम सेल वॉल है। ठीक है, एनिमल सेल्स में क्या होता है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही मिलती है, उसके ऊपर सेल वॉल नहीं मिलती है हमारे को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। पर जब हम फंगाई और प्लांट्स का यूकैरियोटिक सेल देखते हैं तो उसमें हमारे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलती है, और उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर मिलता है जिसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। उसके बाद फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस हैं इसके प्रोटेक्शन, शेप देना सेल को, सेल टू सेल इंटरेक्शन, और बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये चारों के चारों आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एमसीक्यू बन सकता है इस पे।
क्या क्या है फंक्शन सेल वॉल के? प्रोटेक्शन देना, शेप देना सेल को, सेल टू सेल इंटरेक्शन कराना और बैरियर रुकावट पैदा करना उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए जो सेल को नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत सारे गंदे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि आने की कोशिश करते हैं सेल के अंदर। ठीक है, तो वो ना आए उसके लिए सेल वॉल एक तरह से बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद सेल वॉल का कंपोजिशन कैसा होता है? कहने का मतलब क्या है कि सेल वॉल बन किस किस चीज से रखी होती है, और मैंने यहाँ पे लिखा है एमसीक्यू। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आना ही आना होता है हर एक 2 साल के बाद। ठीक है, तो पढ़ते हैं, देखते हैं कि किसकी सेल वॉल कैसे बन रखी है। एल्गी, ठीक है, तो एल्गी की सेल वॉल कैसे बन रखी है? सेलुलोज प्लस गैलेक्टन्स प्लस मैनन्स प्लस मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एल्गी की सेल वॉल को देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या मिलेगा हमारे को? उसके अंदर हमारे को मिलेगा सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स। ठीक है, क्या क्या मिलेगा? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स। अब प्लांट्स की बात करते हैं। जब प्लांट्स की सेल वॉल देखेंगे तो उनमें हमारे को क्या क्या दिखेगा? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट की सेल वॉल कैसे बन रखी है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से। और फंगस की कैसे बन रखी है? काइटिन से। ठीक है, ये एमसीक्यू बनते हैं चारों तीनों के तीनों कि फंगस की सेल वॉल कैसे बन रखी है? काइटिन से। प्लांट्स की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, और एल्गी की मैंने आपको बताया। ओके, अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के टाइप्स कैसे होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल वॉल कैसी कैसी होती हैं। तो आपको याद रखना है कि सेल वॉल जो होती है वो 2 तरीके की होती है। एक प्राइमरी सेल वॉल होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल होती है। ठीक है, तो सेल वॉल कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल कौन सी होती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है जो कि आपके नए नए प्लांट्स में पाई जाती है। कहने का मतलब जो बिल्कुल यंग प्लांट होता है, बच्चा सा पौधा जो होता है, जो बढ़ता रहता है, जिसकी रोज ग्रोथ होती रहती है, उसके अंदर जो सेल वॉल पाई जाती है वो कौन सी पाई जाएगी? प्राइमरी सेल वॉल। मतलब कि उसके हर एक सेल के अंदर प्राइमरी सेल वॉल मिलेगी। और जैसे जैसे अब पेड़ जो है बड़ा होता रहेगा, बड़ा होता रहेगा, तो क्या होगा? वो उगना बंद हो जाएगा, ग्रो करना बंद हो जाएगा। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि प्राइमरी सेल वॉल तो डिप्लीट होती रहती है, खत्म होती रहती है, और सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बनती रहती है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? कहने का मतलब क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल मतलब एक यंग प्लांट, जो प्लांट ग्रो कर रहा है, उसके सेल के अंदर जो सेल वॉल मिलती है वो प्राइमरी सेल वॉल होती है। जैसे जैसे प्लांट की ग्रो करने की कैपेसिटी खत्म होती जाती है तो प्राइमरी सेल वॉल डिप्लीट होती रहती है हर एक सेल की, और उसकी जगह पे एक सेल वॉल आती है जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। और ये सेल वॉल कहाँ बनती है? इनर साइड ऑफ द सेल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट वाले एरिया में बनती है ये। ठीक है, ये कहाँ बनती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट वाले एरिया में। इसका मतलब प्राइमरी सेल वॉल और एक तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कह लो सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। क्योंकि जब तक सेकेंडरी सेल वॉल नहीं थी तब तक उस सेल के पास क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल। अब ये बोल रहे हैं कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में बनती है, तो इसका मतलब ये प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बनती है। ओके, उसके बाद मिडल लैमेला क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि दो दो आपस में सेल्स को, पड़ोसी पड़ोसी सेल्स को जोड़ के रखता है। ठीक है, जैसे एक सेल यहाँ पे मान लीजिए, एक सेल बाजू में मान लीजिए, ऐसे हर एक पड़ोसी सेल को जोड़ के जो रखता है स्ट्रक्चर, उसको मिडल लैमेला बोलते हैं। और ये किससे बन रखा होता है? कैल्शियम पैक्टिनेट से। ये किससे बन रखा होता है? कैल्शियम पैक्टिनेट से। और ये एमसीक्यू भी बनता है आपका कि मिडल लैमेला कैसे बन रखा होता है, तो आपको याद रखना है। और ये हमारा प्रेजेंट होता है कहाँ पर? सेल वॉल के भी बाहर। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट्स की स्ट्रक्चर अगर सेल की माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सबसे पहले आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी, फिर सेल वॉल दिखेगा, और फिर आपको मिडल लैमेला दिखेगा।
ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द सेल वॉल। उसके बाद प्लाज्मा डेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? एमसीक्यू बनता है इस पे, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है। प्लाज्मोडेस्मेटा एक ऐसे कनेक्शंस हैं जो कि सेल वॉल और मिडल लैमेला को कहीं कहीं से काट देते हैं, जगह जगह से, जिससे कि एक पड़ोसी सेल का साइटोप्लाज्म जो है वो दूसरे पड़ोसी सेल के साइटोप्लाज्म से कम्युनिकेट कर सके, बातचीत कर सके कि भाई हाँ तेरे पास न्यूट्रिएंट्स हैं क्या, मेरे पास भी है, मेरे पास थोड़े कम है तो थोड़े मेरे को भेज दे। इस तरह से मतलब कम्युनिकेशन करते हैं ना, तो वो कम्युनिकेशन एक पड़ोसी सेल से दूसरे पड़ोसी सेल के बीच में कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। ये एमसीक्यू है आपका, याद रखना है आपको। ठीक है, आप ये देख भी सकते हैं ये डायग्राम कि ये एक सेल है और एक ये दूसरा पड़ोसी सेल है। इन दोनों को सेल वॉल और मिडल लैमेला रहती है और बीच में ये एक ओपनिंग या जंक्शन है जो कि एक पड़ो इस सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करा रहा है, और इसी को ही हम क्या कह देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, क्या कह देते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। तो फाइनली हमारा सेल वॉल और यूकैरियोटिक की डेफिनेशन क्या है वो खत्म होता है यहाँ पर। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा कि ऑर्गेनेलीज बाकी जो बच गई हैं हमारी, जैसे कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, ये सब, राइबोसोम्स, न्यूक्लियस, ये सब जो है मैं बाकी के पार्ट में डिस्कस करूंगा आपसे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम लगती है या कुछ नहीं समझ आया वीडियो में तो आप प्लीज मेरे को कमेंट्स में लिखें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will enjoy it. Thank you so much.